जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता। देखिए, आपने सुना होगा कि जब हम राज्य की परिभाषा करते हैं आधुनिक समय में, तो हम कहते हैं कि राज्य में के मूल तत्व चार हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के इन तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से अलग किया जा सकता है। तो राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जैसे व्यक्ति के जीवन में प्राणों का महत्व। अगर प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ, कोई महत्व ही नहीं है, राम नाम सत्य है। उसी प्रकार से राज्य के लिए संप्रभुता राज्य का प्राण है। अब हम इस जो टॉपिक में विचार करेंगे कि संप्रभुता की अवधारणा कब आई, क्यों आई और इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। अब हम यहाँ पे ये सीखना है। तो देखिए, संप्रभुता की अवधारणा नई बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। देखिए, जब प्राचीन काल में संप्रभुता का कोई विचार नहीं था, क्योंकि उस समय जब राज्य थे तो बहुत छोटे हुआ करते थे, इस प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं नहीं थी। और मध्यकाल में भी संप्रभुता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो मध्यकाल चलता था वो तो ईश्वर की विधि से चलता था। कहा जाता था कि राजा और प्रजा दोनों ही ईश्वर के कानून से, जो सार्वभौमिक कानून है, उससे संचालित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समस्याएं होती चली गई। समस्याएं जब बढ़ती चली गई तो मध्य युग में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी, जहाँ चर्च कहने लगा मैं बड़ा हूँ, राजा कहने लगा मैं बड़ा हूँ, और उधर सामंत कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तो ये समस्याएं थी। 15वीं सदी के अंत में यूरोप में तकरीबन 500 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था पूरा यूरोप। कितना बिखरा हुआ था यूरोप, आप अनुमान लगाइए। यानी वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी कंट्रोल करने वाली, तो अव्यवस्थाएं पैदा हुई। तो फिर इस सर्वोच्च शक्ति का विचार आया। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि संप्रभुता का अर्थ है, ये लैटिन भाषा के सुपर इन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। क्या अर्थ है? सर्वोच्च शक्ति। तो हम अब इन्हीं बातों को समझेंगे कि ये आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक कैसे है और प्राचीन क्यों नहीं है और क्यों आई आधुनिक समय में। ये इसके ऐतिहासिक विकास के माध्यम से हम इस बात को भी समझेंगे। देखिए, संप्रभुता की अवधारणा तुलनात्मक रूप में नई है। नई क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन युग में नहीं पाई जाती थी। अब प्राचीन युग में क्यों नहीं पाई जाती थी? इसलिए नहीं पाई जाती थी कि जैसे आप जो पुराने समुदाय थे, जैसे अफ्रीका के जनजातीय समुदाय, ये जो समुदाय थे वंश और गोत्र के आधार पर जुड़े हुए थे। और जैसे चीन में बहुराज्यीय व्यवस्था थी, जिसमें राजा का सामंतों पर ढीला ढाला नियंत्रण था। और मध्यकाल में भी जो यूरोप है वो संप्रभुता संपन्न राज्यों में विभाजित नहीं था। जब ये विचार आया तो हमको ये देखना जरूरी है कि प्रभु सत्ता को समझने के लिए जरूरी है कि हम यूरोप की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करें। अब देखिए, यूरोप में हुआ क्या मध्य युग के बाद। जब यूरोप में क्या हुआ, जब संचार के साधनों का विकास हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ, व्यापारी चर्च के स्थान पर राजा का समर्थन करने लग गए। राजा को चुनौती देने वाली कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए यहाँ पर राजा सर्वोच्च और असीमित माना जाने लगा। तो आधुनिक युग में कुछ परिवर्तन हुए, उनके फलस्वरूप संप्रभुता की अवधारणा आई। ये देखने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। यानी प्राचीन और मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा प्रचलित नहीं थी।
प्रभुसत्ता को समझने के लिए जरूरी है कि हम यूरोप की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक युग में संचार के साधनों का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ और व्यापारी वर्ग ने चर्च के स्थान पर राजा का समर्थन किया। राजा को चुनौती देने वाली कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए यहाँ पर राजा या राज्य सर्वोच्च माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई। उन दिनों में मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त होती जा रही थी। मध्ययुगीन मान्यताएं थी कि ईश्वरीय कानून, ये सब बातें थी, ये मध्ययुगीन थी, जहाँ पर चर्च कहता था कि हमारा प्रभाव है। चर्च और राजा में लड़ाई होती रहती थी। बहुत मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है, तो वहाँ पर ये प्रथाएं प्रचलित थी। और जब संप्रभुता की बात समय परिवर्तित होते होते मध्ययुग की जो बातें हैं वो पीछे होती जा रही थी और राष्ट्र एवं राज्यतंत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ। इससे लोगों को मानना पड़ा कि यूरोप में चर्च सबसे शक्तिशाली संस्था नहीं रह गई है। अब यूरोप की विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था अतीत की बात हो गई है। वेस्टफेलियन राज्य व्यवस्था ने इसकी जगह ले ली है और इस राज्य की बुनियादी विशेषता यह थी कि निश्चित भू क्षेत्र वाले प्रभुता संपन्न राज्यों की व्यवस्था थी। अब क्या था, मध्य युग से पहले कोई एक ऐसा नहीं था कि इस राजा का राज्य इस निश्चित भू क्षेत्र पर है। सामंतों में बटा हुआ था। सामंत भी कभी कभी राजा बनने की प्रयास करते थे, मतलब एक तरह से एक शक्तिशाली राजा का विचार नहीं था। लेकिन अब जब वेस्टफेलियन संधि हुई, राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा, तो राज्य की परिभाषा एक निश्चित भू क्षेत्र पर संप्रभुता की परिभाषा की जाने लगी, यानी एक निश्चित भू क्षेत्र होने लगे। अब प्रभुता का सिद्धांत इसी राज्य का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। एक सशक्त राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना के लिए दो तरह का विचारों का खंडन करना आवश्यक था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस सारी बातों का सार इस एक वाक्य में निकल के आएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, कि संप्रभुता का विचार आया क्यों, मध्ययुग में क्या परेशानियां होने लगी कि आखिर संप्रभुता का विचार उस समय के विद्वानों को देना पड़ा। कि मध्ययुग में एक तो चर्च ये कह रहा था कि हम राज्य से बड़े हैं, ठीक है, और दूसरा पूरा यूरोप पूरी तरह से विकेंद्रित था, विभाजित था। यानी राजा तो था, राजा के सामंत भी हुआ करते थे और सामंत भी शक्तिशाली होने का दावा कर देते थे। तो यूरोप पूरी तरह से सामंतों में, चर्च में बटा हुआ था। तो अब जब किसी राज्य को शक्तिशाली बनाना था तो उसके लिए आवश्यक था कि उसका एक राजा शक्तिशाली हो, जो सबके ऊपर हो। तब क्या हुआ, इस तरह के जो विभाजनकारी विचार थे इनका खंडन आवश्यक था। तो ये कौन कौन से विचार थे? पहला विचार यह था कि पोप की सत्ता राष्ट्रीय राज्य के अधिपति के ऊपर होती है। दूसरा यह कि राज्य के भीतर सामंत, सरदार, स्वशासी नगरों या स्वायत्त औद्योगिक श्रेणियों की अपनी अपनी शक्तियां राजा की शक्तियों को कुछ हद तक सीमित कर देती हैं। दो बातें थी कि पोप की सत्ता राजा से बड़ी है और जो छोटी मोटी चीज़ हैं राज्य में, सामंत और स्वायत्त औद्योगिक इकाई, ये बहुत सारी चीज़ें जो राज्यों में हैं, ये कहीं ना कहीं राजा की जो शक्ति है उसको सीमित करती हैं। तो इन दोनों बातों का खंडन करने के लिए संप्रभुता का विचार आया। इन दोनों मान्यताओं का खंडन करने के लिए प्रभुसत्ता का विचार आया। अब प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? ये संप्रभुता आंग्ल पर्यायवाची शब्द सॉवरेंटी है और सॉवरेंटी लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। कहाँ पर सर्वोच्च शक्ति? राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति और राज्य के बाहर यानी
बाहरी मामलों में हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और आंतरिक मामलों में हमसे ऊंचा कोई नहीं है, यानी राज्य से ऊंचा कोई नहीं है। यह है संप्रभुता का विचार। प्रभुसत्ता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोधाओं के द्वारा की गई, जिनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं है। और ग्रोसियस के अनुसार संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसकी कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। यानी कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। डिग्विट के अनुसार संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। बर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। अब ये थे संप्रभुता की परिभाषाएं, यानी संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसको विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी। राज्य की सर्वोच्च शक्ति का विचार, और हमने ये पढ़ा कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति का विचार आधुनिक युग की देन है और इसको सर्वप्रथम जीन बोधाओं ने स्पष्ट किया। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी ये एक तरह से निरंकुशता, इसकी पहली विशेषता है निरंकुशता या पूर्णता, एब्सोल्यूटनेस। पूर्णता यानी पूर्ण और असीम शक्ति है। पूर्ण शक्ति और असीम शक्ति यानी राज्य में इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती, और इसकी शक्ति किसी अन्य शक्ति पर आश्रित नहीं हो सकती। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उनके समूह प्रभु सत्ताधारी के अधीन होते हैं। राज्य के भार भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। अन्य कोई राज्य ना तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ना उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। यानी हम हमारे राज्य के आंतरिक मामलों में संप्रभु हैं। हमारे मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला भारत का आंतरिक मामला है, ये भारत की संप्रभुता का मामला है। तो कोई बाहर का राज्य जैसे पाकिस्तान और भी कोई चीन, अगर हमारे वहाँ पर मामला कोई टिप्पणी करता है तो ये कहा जाता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। यानी हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की संप्रभुता निरंकुश है, ना कोई बाहर वाला व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप कर सकता, और अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी हैं, उन सबके ऊपर राज्य की शक्ति असीमित है। यह है निरंकुशता। मौलिकता का अर्थ यह है कि ये हमने किसी से ली नहीं है, यानी ये मौलिक है, ठीक है, इसको हमने किसी से भी लिया नहीं है या अन्य के द्वारा ये प्रदान नहीं की गई है। यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा प्रभु सत्ता के ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकेगा। तो
प्रभु सत्ता की परिभाषा के अनुसार प्रभु सत्ता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है, यानी ये मौलिक है, ये किसी के द्वारा दी नहीं होती। और इसके बाद है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता सर्वव्यापकता का मतलब है कि प्रभु सत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर, संस्थाओं पर, समूह पर होती है, यानी राज्य के भीतर जितने भी व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, सब की तुलना में ये सर्वोच्च है। वैसे राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, परंतु कोई व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता। राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभु सत्ता सर्वव्यापक और सार्वभौम और सर्वजनीन शक्ति है। यह है सर्वव्यापकता। और स्थायित्व, जैसे राज्य स्थायी है वैसे ही प्रभु सत्ता भी स्थायी है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभु सत्ता भी रहती है। दोनों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। सम्राट या राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग से प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता, बल्कि वे तत्काल दूसरे सम्राट या राष्ट्रपति में स्थापित हो जाती है। सरकार बदल जाने पर जैसे राज्य का अस्तित्व बना रहता है वैसे ही प्रभु सत्ता का अस्तित्व भी बना रहता है। अनन्यता। अनन्यता का मतलब दूसरा कोई नहीं उसके समान। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश दे सकती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना है और राज्य की एकता को भंग करना है। अनन्यता का मतलब एक्सक्लूसिवनेस, यानी उसके अलावा राज्य में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अविभाज्यता। अविभाज्यता यानी प्रभु सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता। ये अविभाज्य है। कैसी है? अविभाज्य। संप्रभुता एक कैसी है? अविभाज्य। जैसे रूसो ने कहा है कि प्रभु सत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है, और गेटेल ने कहा है कि विभाजित प्रभु सत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है, तो विभाजित हो ही नहीं सकती। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना है। अदेयता। अदेयता का मतलब है प्रभु सत्ता चूंकि अखंड है, निस्सीम है, इसलिए यह किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभु सत्ता संपन्न राज्य अपनी प्रभु सत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य के हाथ से प्रभु सत्ता निकल जाने पर वह राज्य नहीं रह जाएगा, यानी ये दी नहीं जा सकती। तो ये है प्रभु सत्ता की विशेषताएं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि प्रभु सत्ता क्या होती है, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और प्रभु सत्ता की मूल विशेषताएं क्या हैं।